हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वह है महिला शाखा और सामान्य शाखा। इनमें जो वेटिंग आएगी वो किस प्रकार से आएगी। दो दो लोगों का सिलेक्शन दो जगह कैसे हुआ है, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। वेटिंग कहाँ आएगी, कौन ज्वाइनिंग कहाँ करेगा, इस हर बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इस चीज़ पे क्या होगा, कहाँ वेटिंग आएगी, कब वेटिंग आएगी। देखो, रिजल्ट पे भी बहुत लोगों के सवाल हैं। आज तो मैं ग्रुप में मैसेज पढ़ रहा था तो बड़ा, अब क्या बोलूँ। लेकिन जो टॉपिक है उस पर चर्चा करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, देखिए, मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ कि क्या होगा। ये देखिए, कुछ लोगों का सिलेक्शन पहले, इसकी चर्चा मैं एक एलटी पे करना चाहूँगा और फिर इसके बाद मैं लेक्चर पे भी बात करना चाहूँगा। ये एलटी वालों को मैं ज़रा पहले यहाँ से आपको समझा के चलता हूँ। देखो, एलटी में जो सिलेक्शन हुआ है वो मैं आपको आरक्षण के बारे में बता चुका हूँ कि रिजर्वेशन कैसे मिलता है। उसमें एक बात और थी कि अगर किसी कैटेगरी वाले का टीटी में सिलेक्शन कम अंकों में होता है, तो अगर उसका टीटी में सिलेक्शन अपने रिजर्वेशन के हिसाब से हुआ है और तो वह कितने भी नंबर लेके आए तो उसका सिलेक्शन अपनी कैटेगरी में ही होगा। एक चीज़ यह भी बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। अब एलटी में हुआ ये है कि एक है सामान्य शाखा और दूसरी है महिला शाखा। एक मिनट, थोड़ा पेन मोटी हो रही है। दो टाइप से सिलेक्शन हो रहा है। यहाँ भी किसी का सिलेक्शन हुआ है और यहाँ भी किसी का सिलेक्शन हुआ है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि 1 2 3 1 2 3 यहाँ भी सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ भी सिलेक्शन हुआ है। ये पहले एलटी वालों को समझा देता हूँ। अगर सिलेक्शन दोनों जगह पे हुआ है तो वेटिंग कहाँ आएगी। देखिए, महिला शाखा में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसने महिला शाखा का जो फॉर्म भरा हुआ था, जो ऑप्शन डाला था कि महिला शाखा के लिए भी मैं फाइट करना चाहती हूँ, तो यह सोच से डाला था कि क्या पता मेरा सामान्य शाखा में सिलेक्शन ना हो, तो एटलीस्ट मेरा महिला शाखा में तो सिलेक्शन हो ना, कि मुझे दोनों जगह अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही तो मैं दोनों जगह के लिए लड़ूं। इस सोच के हिसाब से फॉर्म भरा जाता है। अब होता यह है कि आपका सिलेक्शन दोनों जगह पे आ गया तो आप दोनों जगह अहर्ता रखते हैं, आपको पूरी छूट है। आप सामान्य शाखा में भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका महिला शाखा में भी सिलेक्शन होगा। आपका वेरिफिकेशन के लिए दोनों ही जगह से नाम आएगा। महिला शाखा में भी वेरिफिकेशन में आपका नाम होगा, सामान्य शाखा में भी आपका नाम होगा। अब यह डिपेंड आप पे करेगा कि आप किस शाखा में जाना चाहते हैं। अब देखिए, कौन किस शाखा में जाएगा। देखो, दोनों ही शाखा में लोग अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे। आदमी प्रिपेयर हो जाता है, आदमी सभी लोगों से चर्चा करता है। कोई भी महिला है वो पहले चर्चा करेगी, वो चर्चा करने के बाद एक निर्णय ले लेगी कि मुझे किस शाखा में जाना है। 90% लोग सामान्य शाखा में ही जाएंगे, क्योंकि सामान्य शाखा में जाने के कई प्रॉफिट हैं। उनको उनके पास विद्यालय के कई सारे ऑप्शन होते हैं, क्योंकि महिला शाखा में कम विद्यालय हैं, सामान्य शाखा में बहुत ज़्यादा विद्यालय हैं। तो एक तो आपके पास सबसे पहले एक चीज़ यह मिलती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी विद्यालय में जा सकती हैं। अब इन फ्यूचर आपका अनिवार्य ट्रांसफर तो होगा। ऐसा तो नहीं ना कि आप जिस स्कूल में चले गए आप जिंदगी भर अशासकीय वालों की तरह जिंदगी भर उस विद्यालय में रहेंगे। तो जब आपका प्रमोशन होगा तो आपको दूर ही भेजा जाएगा। सुगम दुर्गम कई चीज़ें होती हैं, तो आपको सामान्य शाखा में अगर आपका ज्वाइनिंग दुर्गम में होता है तो आपको सुगम में भी आसपास ही मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है ना। और वैसी प्रकार अगर आपका अभी स्टार्टिंग में सुगम में होता है तो दुर्गम भी आपको आसपास मिल जाएगा। लेकिन यह कंडीशन महिला शाखा में नहीं आती है। महिला शाखा में विद्यालय कम होते हैं, विद्यालय कम होंगे। आपको बाय द वे आपको अपने आसपास का विद्यालय स्टार्टिंग में मिलता है, तो स्टार्टिंग में मिलने के बाद
आपका अनिवार्य ट्रांसफर तो होगा ना कुछ टाइम बाद, तो आपको दूर विद्यालय जाना पड़ेगा। लेकिन संभावनाएं ये होती हैं कि आपको आसपास का विद्यालय ही नहीं मिलता, क्योंकि जो विद्यालय सेंटर में होते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो पहले से ही फुल होते हैं। तो अधिकतर लोगों से जो मेरी चर्चा है, कई साथ वाले हमारे साथ के भी टीचर हैं, और उन लोगों से चर्चा होने के बाद यह पता चला है कि अधिकतर लोग सामान्य शाखा में ही जाते हैं। महिला शाखा में तो उनके पास एक ऑप्शन था कि अगर मेरा सामान्य शाखा में नहीं हो तो एटलीस्ट महिला शाखा में हो। अब 10% लोग क्या होते हैं, 10% लोग का नज़रिया कुछ अलग होता है। वह यह चीज़ नहीं देखते कि मुझे इन फ्यूचर प्रमोशन मेरा होता है या मेरा ट्रांसफ़र होता है तो मुझे पास के विद्यालय, कोई चाहते हैं एक कंफर्ट जोन, वो चाहते हैं कि मेरा महिला शाखा में हो जाए तो जीजीआईसी जो भी विद्यालय है वहाँ मेरा सिलेक्शन हो जाए। हमारा उनका एक अलग सोसाइटी, महिलाओं के बीच रहना, उनको काम करना अच्छा लगता है, या उनकी मानसिकता यह है कि उनको जो भी विद्यालय मिलेगा वो अपनी सिटी के आसपास मिलेगा। बेशक सिटी अलग अलग हो सकती हैं, केंद्र अलग अलग हो सकते हैं, विकास खंड अलग अलग हो सकते हैं, तो लेकिन विद्यालय तो एक ऐसे सुगम जगह पे ही मिलेगा ना। कोई जीजीआईसी बहुत दूर शहर से नहीं होता है, केंद्र में के आसपास ही जीजीआईसी होते हैं। तो अब वो डिपेंड उस महिला पर करता है जो महिला का सिलेक्शन दोनों ही शाखा में हुआ है। अब यह कोई अन्य विद्यार्थी यह नहीं कह सकता कि उन्हें इसी शाखा में जाना चाहिए या उनको उस, ये उनका है। अगर आपको ज़्यादा ही जानना है तो आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर संपर्क करें, कॉल द्वारा करें, मैसेज द्वारा करें, उनसे मिलें, आप इस चीज़ को जानें। वो उनका व्यक्तिगत निर्णय है, वो दोनों जगह उनका नाम है तो दोनों जगह उनका सिलेक्शन होगा। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि सर महिला शाखा में तो 1 2, अगर सपोज डेट, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं सामान्य शाखा में 30% रिजर्वेशन था तो यहाँ 3 सीटें आनी चाहिए थी, महिला शाखा में 3 सीटें थी तो टोटल 6 सीटें आनी चाहिए थी सर, लेकिन यह है तो 3 ही सीटें आई हैं, यहाँ भी। आप इस चीज़ को यह न मत समझिए कि एक ही फॉर्म का दो, ये क्या कहते हैं, बॉयज और गर्ल्स, ऐसा ना सोचें। ये एक पार्ट है, ये अलग विज्ञप्ति सोचें, इसे इस प्रकार से सोचे रखें कि एक अलग ही, ये अलग ही पोस्ट है, इसके लिए एक अलग विज्ञप्ति की संख्या आई हुई है और इसके लिए अलग से विज्ञप्ति की संख्या आई है। इस व्यक्ति ने यहां भी भरा हुआ है फॉर्म, यहां भी भरा हुआ है, तो उसका सिलेक्शन यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। अब वो दोनों ही जगह जा सकता है, और वो तीन ही व्यक्ति एक भी हो सकता है, वो दोनों व्यक्ति एक भी हो सकता है, और तीन के तीनों का नाम यहां भी है वहां भी है। अब इस चीज को समझना होगा कि वेटिंग कहां आएगी, समझने वाली चीज है कि वेटिंग कहां आएगी। अब वेटिंग का समझें, अब वेटिंग का है, अब वेटिंग यहां आएगी या यहां आएगी। अब इन चीज, अब देखिए जो ये 3 लोग हैं या कोई अन्य हैं, अगर यह महिला शाखा में जाते हैं, महिला शाखा में गए, यहां भी महिला शाखा में गए, यहां भी महिला शाखा में गए, तो ये सीट फुल, तो यहां वेटिंग नहीं आएगी। अगर ये सामान्य शाखा में, जनरल शाखा में जाते हैं तो ये भी फुल, ये भी फुल, ये भी फुल, तो यहां वेटिंग कहां से आएगी। ये तो बहुत सिंपल सा है ना, कि जो जहां जाएगा वहां वेटिंग नहीं आएगी, जो जहां वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा वहां वेटिंग आएगी। अब एक बात और आती है, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि सर, एक मिनट, अब कुछ लोगों का कहना यह है कि सर अगर वह दोनों जगह ज्वाइनिंग करेगा, वह महिला शाखा में भी चले गया और जनरल शाखा पर भी चले गया। देखिए, मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूं, मैंने कई लोगों से बात की है जो इससे पहले ज्वाइन हो चुके हैं, उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। सब अपना माइंडसेट पहले से फिक्स करके रखते हैं कि मुझे किस शाखा में जाना है। दोनों ही शाखा में कोई भी नहीं जाता कि पहले ज्वाइनिंग किसकी होगी। पहले महिला शाखा का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जनरल शाखा का वेरिफिकेशन होता है। अब महिला शाखा में वही वेरिफिकेशन में जाएगा जिसको जाना ही है महिला शाखा में, जिसने अपना मन बना के रखा है कि मुझे महिला शाखा में जाना है। और महिला शाखा में जाने के उसके अपने व्यक्तिगत निर्णय हो सकते हैं, कुछ कारण होते, कुछ रीजन हो सकते हैं कि वो महिला शाखा में क्यों जा रहा है, वो उसका मामला है। और उसके बाद अब वो महिला शाखा में चले गया
तो वो क्या जनरल शाखा में जाएगा? वो जनरल शाखा में नहीं जाएगा। अब कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि जिसको जनरल शाखा में जाना ही जाना है वो पहले महिला शाखा में वेरिफिकेशन में चले जाएगा। अरे वो वेरिफिकेशन में महिला शाखा का क्यों जाएगा? उसे तो पता है ना कि जनरल शाखा में मेरा नंबर आ रहा है, तो मैं महिला शाखा में जाके क्या करूंगा? तो वो महिला वहां जाके क्या करेगी? अब बाय द वे वो चले गई, वह महिला शाखा में पहले चलेगी। अब महिला शाखा में उसको काउंसलिंग में अच्छा विद्यालय नहीं मिलता है तो वो उसके बाद कहेगी मैं जनरल। अरे कितने बबाला हैं। पहले वो ज्वाइनिंग लेगी, ज्वाइनिंग के बाद यहां से भी परमिशन लेगी कि मुझे जनरल शाखा में परमिशन के लिए जानना है। फिर यहां उसे अगर विद्यालय किसी भी रीजन से अगर सही लग गया तो वो उसके बाद यहां से परमिशन लेने के बाद यहां पद छोड़ेगी। उस पद को छोड़ने के बाद फिर वो यहां जाएगी। यार वो इतना लंबा काम क्यों करेगी? हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ऐसी भी कंडीशन नहीं बन सकती है कि कोई पहले महिला शाखा में जाए और फिर इस सीट को खा ले, फिर इसमें वेटिंग नहीं आएगी। अगर वो इसके बाद यहां जा रही है, अगर उसने यहां ज्वाइन कर लिया, वेरिफिकेशन करवा दिया और फिर उसके बाद वो यहां आ रही है, तो इसने दोनों सीट खा दी। क्योंकि इनके हाँ, महिला शाखा में गई और उसके बाद वो जनरल शाखा में जा रही, तो ये सीट तो घुस गई, अब यहां वेटिंग नहीं आएगी। और यहां इसने ज्वाइनिंग कर ली, लेकिन यह कंडीशन 1% होगी। पहले तो यह कंडीशन ही नहीं होगी कि वो महिला शाखा में जा रहा है। अगर महिला शाखा में कोई जा रहा है, हाँ, कि उसका मानना होगा कि मैं सिटी के आसपास हूँ और क्या पता मुझे हर बार प्रमोशन जो भी मिले वो सिटी के आसपास मिले, तो वो उसका निर्णय होगा, वो यहाँ चलेगी। और लेकिन वो अगर यहाँ चलेगी तो फिर वो यहाँ नहीं आएगी। और अगर वो यहाँ आती है तो उसके इतने कंडीशन उसके सामने होंगे तो वो ये बबाला नहीं लेगी। यह चीज़ आप लोग महिला शाखा और सामान्य शाखा में समझ लीजिए। क्लियर? अब LT वालों का पूरा हुआ। अब मैं जाता हूं लेक्चरर की ओर। अब ये लेक्चरर की बात मैं करता हूं। अब लेक्चरर का फंडा कुछ अलग है। लेक्चरर में मुझे तो जहां तक पता नहीं है कि इस प्रकार से कुछ था कि आपको अपनी क्या कहते हैं, फॉर्म भरते वक्त यह बोला गया था कि मैं किस शाखा में जाना चाहता हूँ। ये अगर मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन सुनिए, मैं अपनी बात रखता हूँ कि बात क्या होगी। पहली बात तो यहाँ भी दो भागों में आपको समझाता हूँ। यहाँ एक प्री का पेपर था, यहाँ भी प्री का पेपर था। इस प्री और इस प्री में अंतर था कि इसका कट ऑफ कुछ अलग था, इसका कट ऑफ कुछ अलग था। इसका जो सामान्य शाखा थी, इसको इसको जनरल शाखा कर देता हूँ और इसको वुमेन। तो इसकी जो कट ऑफ गई थी इकोनॉमिक्स में लेके चलते हैं चलो कि 60 गई है, तो यहाँ कुछ 79 गई है। यह एक था। तो यहाँ प्री आपका एक बैरियर था। इस प्री के बाद आप दोनों जगह गए। अब यहाँ एक महिला ने ये भी, क्योंकि ये महिला ने ये भी क्वालिफाई किया होगा, जो महिला महिला शाखा वाली है उसने सामान्य शाखा तो क्वालिफाई किया होगा, क्योंकि सामान्य की कट ऑफ कम है। अब देखिए, इन केस अगर एक ये महिला का सिलेक्शन अगर यहां भी हो गया और यहां भी हो गया, अब ये महिला क्या करेगी? अब आपका कहना है, कुछ लोगों का कहना है, सर उसने प्राथमिकता लिखी हुई है उधर कि मैं किस शाखा में जाना चाहती हूं। अगर ये प्राथमिकता वहां लिखी हुई है और इस प्राथमिकता के आधार पर ही आप लोगों का कहना है कि उसका नाम एक ही जगह आएगा, अगर उसका नाम एक ही जगह आता है तो आपकी बात सच है कि सर उसकी ये प्राथमिकता वाली जो बात है इसी के आधार पर रिजल्ट निकला। अगर यह प्राथमिकता वाला फंडा अगर वहां नहीं लग रहा और उसका नाम दोनों जगह आ गया, वेरिफिकेशन में नाम उसका जनरल शाखा में भी है और महिला शाखा में भी अगर उसका नाम आ गया, तो ये प्रेफरेंस वाली बात सही नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि उसको वरीयता वहां पर लिखी हुई है, अगर वरीयता वाली बात होगी तो उसका नाम दोनों जगह नहीं होगा। अगर वरीयता वाला कोई फंडा नहीं होगा, वो एज ए फॉर्म में ऐसी लिखा हो या ना लिखा हो तो मुझे पता नहीं, अगर उसका नाम
जनरल शाखा सामान्य शाखा में भी लिखा हुआ आ गया रिजल्ट में, और महिला वाली शाखा में रिजल्ट में लिखा हुआ आ गया, तो ये भी कंडीशन एलटी वालों की तरह ही हो जाएगी। अब ये देखना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्योंकि ये सब फॉर्म महिला शाखा जिसने भी भरा हुआ है उन्हें ये चीज़ पता होगी, और फॉर्म में लिखा भी है, और इसी के आधार पर अगर वहाँ से रिजल्ट जिसने वरीता लिखा है उसका सिलेक्शन वहाँ हो गया, तो वह सीट उसके लिए बच जाएगी जनरल शाखा के लिए। तो वहाँ अगर लिखा किसी और का सिलेक्शन हो गया तो सही है। अगर एक लड़की का सिलेक्शन, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एक लड़की है कोई, उसका 140 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो उसका यहाँ भी महिला शाखा में भी कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं उसके, और यहाँ तो होंगे ही सामान्य। अगर इस लड़की ने महिला शाखा भरा हुआ है प्रेफरेंस, तो अगर इसका नाम इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, तो वो कोई मायने नहीं रखेगा। अगर इसका नाम सिर्फ यहाँ आता है और यहाँ नहीं आता है, तो वह बात सही कहे कि वरीयता के आधार पर वहाँ पर सिलेक्शन आपका वहाँ से होके आ गया। अगर दोनों जगह नाम आ गया तो उसका वेरिफिकेशन दोनों जगह हो सकता है, और वह लड़की कहीं भी जा सकती है, जो एलटी वाला मैंने आपको कंडीशन बताया था। इस चीज़ को आप समझ गए। अब आप कुछ अभी एक बात कह रहे थे कि टोटल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि जनरल और ये वोमेन, इन दोनों की महिला को काउंट करके बोल रहे हैं कि सर इतने लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। यह एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़ है, इसको अलग अलग लेके ही चलिए, इनको साथ लेके मत चलिए। जो लोगों का सिलेक्शन दोनों जगह हो रहा है, ये सोचे कि अगर वो वहाँ नहीं ज्वाइनिंग नहीं करता तो ये यहाँ सिलेक्शन होगा, अगर उसने वहाँ ज्वाइन कर दिया और यहाँ भी ज्वाइन कर दिया तो बस। लेकिन ऐसा कोई करेगा नहीं। आज जो भी महिला है वो दोनों में से एक जगह ही जाएगी, क्योंकि रिजल्ट में वेरिफिकेशन से पहले वो व्यक्तिगत तौर पर बात नहीं, वो बहुत लोगों से चर्चा करेगी। चर्चा करने के बाद एक ठोस निर्णय लेगी, निर्णय लेने के बाद उसे जहाँ सही लगेगा वो वहाँ जाएगी। और इससे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर में हम कर सकते हैं, लेकिन इस विज्ञप्ति में हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम यह पहले से निकाल दें कि जो भी रिजल्ट आए वो पहले से ही बन के आए। नहीं, कि महिला शाखा वाले का वहाँ हो जाएगा और जो सीट खाली है उसमें किसी और का नाम नहीं। वह उस महिला पर डिपेंड करता है कि वो अब वेरिफिकेशन के लिए कहाँ जाना चाहती है। और रिजल्ट की बात ये तो हमारी इस पर चर्चा होगी, बाकी आपको कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप मुझसे पूछ लेना। लेकिन पहले महिला शाखा का वेरिफिकेशन होगा, फिर सामान्य शाखा का वेरिफिकेशन होगा। और रिजल्ट पर बात कर लेता हूँ। बहुत लोगों का मुझे मैसेज भी आ रहा है और मैं ग्रुप में भी देख रहा हूँ कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, पदवृद्धि लेक्चरर में होती है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि गवर्नमेंट जो निर्वाचन आयोग है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिस रिजल्ट से उन पर कोई प्रभाव पड़े, मतलब कोई राजनीतिक पार्टी में प्रभाव। क्योंकि पदवृद्धि का रिजल्ट लास्ट टाइम का था, ये सरकार की एक पहल थी, तो उस टाइम पे यह चुनाव मुद्दे पर उस सरकार को कुछ फायदा दिला सकता है। तो 15 तारीख से पहले पदवृद्धि तो होनी ही है, क्योंकि हमने इतनी कोशिश की है और अभी तक सब सकारात्मक काम हुआ है और वो चल भी रहा है, वो अपनी प्रोसेस धीरे धीरे चलते रहेगा। तो अगर पदवृद्धि के साथ रिजल्ट आएगा तो वह 15 तारीख से, इलेक्शन से पहले तो नहीं, फरवरी 15 तारीख से पहले तो रिजल्ट आ नहीं सकता, और 15 तारीख के तुरंत बाद भी रिजल्ट आएगा नहीं, क्योंकि आयोग के भी अपने काम है, सब लोग अब निर्वाचन ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो फरवरी मैं मानता हूँ कि आप लास्ट से उम्मीद रखें कि रिजल्ट आएगा। एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बोल सकता हूँ, ना ही कोई और भी बोल सकता है। आयोग से जो ऑडियो कॉल आ रही है, आप उनकी बातें सुनिए, वह सिर्फ क्या कर रहे हैं। जो आयोग से कॉल आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, आपको शांत कर रहे हैं। वो ना कहेंगे तो आप भड़केंगे, वो इसलिए आपको कह रहे हैं। कोई बोल रहा है 15 तारीख के आसपास आएगा, कोई बोला 1 तारीख के आसपास आएगा, कोई बोल रहा है कि थोड़ा टाइम लगे। सभी की अलग अलग बातें, एक जैसी बातें नहीं है। वह बातें लीक नहीं कर सकते हैं और नहीं आपको क्लियर बता सकते हैं। क्लियर बोलेंगे, आपने रिकॉर्डिंग करी, फिर आप रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, तो वो आपको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आचार संहिता चल रही है, मैं पहले ही बोल चुका था, ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते
नियुक्ति में तो बताया था, लेकिन रिजल्ट में भी ऐसे निर्णय नहीं लिए जाते जिससे अन्य पार्टी को लाभ हो। तो हर कई चीज़ें होती हैं, तो 2-3 महीना तो आपको वेट करना ही चाहिए कि कम से कम 3 महीना। अब बीच में आचार संहिता लगी तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और वैसे भी रिजल्ट आएगा, वेरिफिकेशन आएगा तो अप्रैल मई जून कितना भी जा सकता है। तो पेशेंस तो रखने पड़ेंगे। आप अपनी तैयारी रखें, और आप अगर जॉब में हैं तो जॉब को भी करें। प्राइवेट जॉब वालों के लिए बोल रहा हूँ, अगर प्राइवेट जॉब है तो आप उसको भी करें। और रिजल्ट तुरंत आने की संभावना तो नहीं है। तो रिजल्ट आता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर आपकी नियुक्ति होती है, फिर कितने पेज फंसते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी लाइफ को भी चलाते रहें और वेट करें। और आपको जो भी सूचना होंगी हमारे पास, वो आपको ग्रुप में दी जाती हैं। कई लोग ग्रुप में लगे हुए हैं, और थोड़ा ग्रुप में आप लोग भी शांति बना के रखें। सभी लोग जुड़े हैं, सभी एक परिवार की तरह हैं, सभी कोई दोस्त, कोई भाई बहन जो भी है, सब लोग मिलजुल के रहें और न्यूज़ एक दूसरे से साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नई वीडियो का इंतज़ार करें, कुछ समय बाद नई वीडियो भी आएगी। थैंक यू।